लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। साल 632 में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तब एक बड़ा सवाल आया कि अब इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। इस्लाम को फैलाने के काम पर जब सवाल उठा तो आगे आए कुछ लोग जिन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। इन लोगों को कहा गया खलीफा। खलीफा यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी, या यूं कहें पैगंबर को रिप्रेजेंट करने वाला। इस्लाम में कुल 4 सबसे पवित्र खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इन चारों खलीफाओं ने इस्लाम को अरब से लेकर यूरोप की बाउंड्रीज तक पहुंचा दिया था। लेकिन इन 4 में से 3 खलीफा में एक बात जो है वो कॉमन है, इन तीनों की हत्या हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 खलीफा थे कौन और क्यों उनमें से 3 की हत्या हुई, और अबू बकर जिनकी हत्या नहीं हुई थी उनके साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ था। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो कई लोग ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि पैगंबर अब नहीं रहे। अपनी मृत्यु के आखिरी पलों में उन्होंने एक प्रार्थना सभा में अबू बकर को लीड करने को कहा। इस प्रार्थना के बाद वो अपनी पत्नी आयशा के पास चले गए और वहीं उनका निधन हो गया। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो तुरंत 3 ग्रुप उठ खड़े हुए जो मोहम्मद की लेगेसी पर अपना हक जताना चाहते थे। पहले थे अंसार, ये वो लोग थे जो मदीना के असली निवासी थे। दूसरे थे मुहाजिर, ये वो 72 लोग थे जो पैगंबर मोहम्मद के साथ मक्का से मदीना आए थे। और तीसरे लोग वो थे जो चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद की फैमिली से ही कोई खलीफा बने। इन लोगों को बानू हाशिम कहा गया। यह ग्रुप मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली को सपोर्ट कर रहा था। इन सभी ग्रुप्स में अंसार का इंपैक्ट सबसे ज्यादा था। इसलिए अबू बकर और उमर अंसार कबीले से मिले और उन्होंने अबू बकर को अपना समर्थन दे दिया। इस तरह से इस्लाम के पहले खलीफा बने अबू बकर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 ग्रुप खड़े हुए थे पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, तो इसका असर आगे आने वाले खलीफाओं पर भी दिखता है। इस्लाम के इन चारों पवित्र खलीफाओं को राशिदुन खलीफा कहा जाता है। इसमें अबू बकर को छोड़कर सभी का अंत जो था वो बहुत हिंसक हुआ। उनकी कहानियां न केवल इस्लामी साम्राज्य के विकास को उजागर करती हैं, बल्कि इस्लाम के शुरुआती सालों में होने वाली उथल पुथल को भी दिखाती हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी खलीफाओं के बारे में बताऊंगा, उनके अचीवमेंट्स और उनके आखिरी वक्त के बारे में। दोस्तों, पहले खलीफा अबू बकर पैगंबर के बेहद खास हुआ करते थे। वो हर कदम पर मोहम्मद के साथ खड़े रहे थे। पैगंबर उनको अपना सलाहकार मानते थे, इसलिए अबू बकर के खलीफा बनने पर कम लोगों की ही नाराजगी थी। लेकिन बकर सिर्फ 2 साल के लिए खलीफा रहे, यानी 632 से 634 ईस्वी तक। इस दौरान उन्होंने अरब जनजातियों के विद्रोहों को खत्म कर दिया। इन 2 सालों में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उन्हें रिद्दा कहा जाता है। असल में पैगंबर की मृत्यु के बाद अरब की कुछ जनजातियां थी जो फिर से मूर्ति पूजा की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए अबू बकर ने अपनी सेना को मजबूत करके इन जनजातियों को दोबारा इस्लाम के झंडे के नीचे खड़ा किया। अबू बकर ने ही कुरान को भी कंपाइल कराया, जिसमें अल्लाह का संदेश था। इस तरह से 2 सालों के अंदर उन्होंने इस्लाम की नींव को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम किया। लेकिन साल 634 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ये पहले और अकेले खलीफा थे जो नेचुरल रीजंस की वजह से मरे। इनके साथ कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन आगे चलकर जो बाकी के 3 खलीफा थे उनकी बेरहमी से हत्याएं की गई। जब अबू बकर की मृत्यु का वक्त आया दोस्तों, तो सबको लगा कि पैगंबर के दामाद यानी अली इब्न तालिब अगले खलीफा बनेंगे। लेकिन अबू बकर ने ऐसा किया नहीं। इसके पीछे की वजह यह थी कि अली जो थे वो अबू बकर से नाराज थे, क्योंकि पैगंबर की मृत्यु के वक्त उत्तराधिकार को लेकर उनसे सलाह नहीं ली गई। इधर अबू बकर अली के इस विरोध से नाराज थे, इसलिए उन्होंने अली को खलीफा ना बनाकर अगला खलीफा अपने ज्यादा करीबी उमर इब्न अल खत्ताब को बनाया। साल 634 में उमर खलीफा बने। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी और पूरे 12 सालों तक उन्होंने खलीफा की गद्दी संभाली। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक साम्राज्य को ऊंचाइयों पर फैलाया। पूरा मिडिल ईस्ट उन्होंने इस्लामी कब्जे में किया। यही नहीं, उन्होंने फारस के साम्राज्य को भी हराया, जो कि आज के टाइम पर ईरान के आसपास का साम्राज्य था।
और साथ ही रोमन एम्पायर के ईस्टर्न हिस्से को यानी बाइजेंटाइन एम्पायर को भी उन्होंने हरा दिया। इस तरह से सीरिया, इराक और इजिप्ट जैसे आज के देश मुस्लिम नियंत्रण में आ गए उमर के शासनकाल में। दोस्तों, उमर को 12 साल मिले थे शासन करने को। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दीवान प्रणाली शुरू की, जो कि एक तरह की ब्यूरोक्रेसी थी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सैनिकों की सैलरी और पेंशन का ध्यान रखे। इसके साथ ही उन्होंने इजिप्ट में फुस्तात और इराक में कुफा और बसरा जैसे शहरों में सैनिकों के लिए अलग से एरिया बनाए जो शहरों से दूर थे। ये उमर ही थे जिन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म किए जिन्हें अरब के लोग पहले से जानते ही नहीं थे, जैसे पुलिस, अदालत और संसद। उन्होंने इस्लामी कैलेंडर भी पेश किया जिसे हिजरी के नाम से जाना जाता है। उमर की इन्हीं उपलब्धियों की वजह से इतिहासकार जे सॉडर्स उन्हें अरब साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताते हैं। यही नहीं, उमर को अल फारूक की उपाधि भी मिली थी, जिसका मतलब होता है सही और गलत के बीच अंतर करने वाला, क्योंकि उमर को उनके जस्टिस करने की काबिलियत के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा था जब उस पर आरोप लगे थे एक औरत के साथ गलत करने के लिए। लेकिन इन सभी के बावजूद कई ऐसे लोग थे जो उमर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके दौर में बढ़ती मुस्लिम आबादी से गैर मुस्लिम आबादी को बहुत दिक्कतें थीं। उन्हें लगने लगा था कि उमर की वजह से उनका अपना धर्म खतरे में पड़ गया था। यही वजह है कि साल 644 ईस्वी में एक फारसी गुलाम अबू लुलू ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उमर को काफी चोटें आई, जिसके चलते वो 3 दिन बाद चल बसे। उनकी मृत्यु के टाइम पर खलीफा के लिए 2 ही उम्मीदवार बचे थे, एक उस्मान और दूसरे अली। लेकिन उमर ने भी अली को ना चुनकर उस्मान को चुना। इसके बाद साल 644 ईस्वी में उस्मान बनते हैं तीसरे खलीफा। उस्मान भी मोहम्मद के काफी करीबी माने जाते थे। उस्मान उम्मय्यद परिवार से आते थे, जो कि काफी प्रभावशाली परिवार था। इनके ही शासनकाल के दौरान मिस्र और फारस यानी आज के ईरान के बचे कुचे हिस्सों पर कब्जा किया गया और राशिदुन खलीफा और भी ज्यादा मजबूत हुआ। उस्मान ने कुरान के पाठों को स्टैंडर्डाइज किया और एक स्टैंडर्ड टोन सेट की, जिससे कि पूरी इस्लामी दुनिया आज भी उसी हिसाब से कुरान को पढ़ती है। शुरुआत में तो उस्मान ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्हें नापसंद किया जाने लगा। दरअसल उस्मान पर आरोप लगे कि उन्होंने इस्लामिक शासन में परिवारवाद को बढ़ावा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस्मान ने अपने करीबियों को बड़े बड़े पद दे दिए थे। इससे मुस्लिम गुटों में उनके खिलाफ विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। ऊपर से लगातार अरब वर्ल्ड जो था वो झगड़ों में फंसा हुआ था, जिसके चलते महंगाई बढ़ गई थी और लोग परेशान थे। इन सब के चलते 656 ईस्वी में जब मदीना में वो अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, तब मिस्र और इराक के विद्रोहियों ने हमला कर दिया। जब उनके हमलावरों ने हमला किया तब वो कुरान पढ़ रहे थे। उनकी पत्नी नैला ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ये पहली बार था जब किसी मुस्लिम नेता की मुसलमानों द्वारा ही हत्या कर दी गई। ये एक बेहद चौंकाने वाली घटना थी, जिसने इस्लाम की जो एकता थी उसमें दरार डालने की पहली कोशिश हुई। ये एक बेहद चौंकाने वाली घटना थी जो इस्लाम की एकता में बढ़ती दरारों को दिखाती थी। साल 656 ईस्वी में उस्मान की मृत्यु के बाद पैगंबर के चचेरे भाई अली इब्न अली तालिब को चौथे खलीफा के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन अली अभी भी कई मुस्लिम गुटों द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे। खास तौर पर सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार मुआविया अली को पसंद नहीं करते थे। सबसे पहले मुआविया ने अली से उस्मान के लिए न्याय की मांग की। इससे हुआ यह कि दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ा। इस झगड़े ने इस्लाम के पहले गृह युद्ध को जन्म दिया, जिसे कि फितना कहा जाता है। इस युद्ध में अली के खिलाफ कई मुस्लिम गुट खड़े हुए। विरोध करने वाले इन लोगों में पैगंबर की विधवा आयशा भी शामिल थी, जिन्होंने कैमल नाम की जगह पर हुई लड़ाई में अली को चैलेंज किया। हालांकि अली इस युद्ध को जीत गए, लेकिन ये एक ऐसा गृह युद्ध था कि अली की स्थिति कमजोर होती चली गई। फिर भी अगर देखा जाए तो अली ने कई अच्छे कदम उठाने की कोशिश भी की, जैसे कि खलीफा की राजधानी को उन्होंने कुफा में ट्रांसफर किया और खलीफा की ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन लगातार विरोध के चलते अली ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों, रशीदुन खलीफा या पवित्र खलीफा में अली आखिरी खलीफा थे। वो भी ज्यादा सालों तक इस पद को संभाल नहीं पाए। आखिर में साल 661 में एक कट्टरपंथी इब्न मुल्जिम ने कुफा की मस्जिद के पास नमाज पढ़ते वक्त उन पर हमला कर दिया। जहर बुझी तलवार के साथ जब मुल्जिम ने हमला किया तो अली इस हमले से बच नहीं पाए। 2 दिन बाद काफी कोशिशों के बावजूद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अली की मृत्यु ने मुस्लिम समुदाय के भीतर दरार को और गहरा कर दिया। इससे सुन्नी और शिया इस्लाम के बीच एक परमानेंट का डिवीजन हो गया। अली के टाइम से शिया और सुन्नी की लड़ाई भी शुरू होती है, जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहां मैंने डिटेल में बताया है। खैर,
उमर, उस्मान और अली की हत्याओं का इस्लामी साम्राज्य पर बहुत असर पड़ा। उनकी हत्या से एक व्यक्ति के शासन का खात्मा हुआ और साथ ही इस्लाम के अंदर गुटबाजी और सत्ता के संघर्ष का दौर भी शुरू हुआ। इन हत्याओं के चलते इस्लाम की कलह सामने आई और मुस्लिम राज्य कमजोर हो गया। अली की हत्या के बाद दोस्तों उम्मय्यद के तहत वंशवादी शासन की शुरुआत हुई और इस तरह से इस्लाम एक नए युग में प्रवेश कर गया। तो दोस्तों ये थी कहानी इस्लाम के 3 खलीफाओं की हत्या की और इस्लाम के अंतर्गत खलीफाओं ने कैसे काम किया उसकी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.